अगला सेशन है कराची कहानियाँ और नज़में। इसके मॉडरेटर हैं जनाब पीरज़ादा सलमान साहब जो स्टेज पर मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेहमानों को दावत देकर सेशन का आगाज़ करें। शुक्रिया जी। मैं चाहता हूँ राजा शहजाद साहब तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर सज्जाद साहब और हमारे अफजाल साहब प्लीज़ स्टेज पे। इस्तकबाल है आप सब लोगों का। जैसा कि सेशन के नाम से ज़ाहिर है, कराची कहानियाँ और नज़में, यानी ये जो सेशन है ये कराची से मुताल्लिक़ है और कराची के बारे में या कराची से मुतासिर जो कहानियाँ, अफसाने, नावल, नज़में, शायरी वगैरह हुई है उसके बारे में सेशन है। और ये तीनों लोग इन्होंने कराची पे लिखा भी है और इसके बारे में बात भी करेंगे। ज़रा सी तमहीद ज़रूरी होती है कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करने के लिए। तो वो एक साहब थे, एज़रा पाउंड शायर थे, उनका कहना ये था कि बड़ा अदब जो है वो शहर से या शहर में पैदा होता है। ये एज़रा पाउंड का कहना था। अब इनके इस बात में कहाँ तक सदाकत है मुझे नहीं मालूम। एज़रा पाउंड के एक दोस्त थे, एज़रा पाउंड ने उनकी शायरी एडिट भी की है। टी.एस. एलियट की शायरी में भी शहरों का बहुत ज़िक्र है। द वेस्टलैंड जो उनकी नज़म है उसमें लंदन का ज़िक्र है और मुख्तलिफ़ शहरों का ज़िक्र है। ख़ुद एज़रा पाउंड की जो अपनी शायरी है जिनका मैंने बयान सुनाया, उनकी शायरी भी शहरों के बारे में और सबवेज़ के बारे में बहुत उनकी मशहूर कैंटोज़ हैं। इसी तरह दुनिया का जो अदब देखेंगे, यहाँ पढ़े लिखे लोग सब बैठे हैं। होमर को ट्रॉय की ले लें, हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी ले लीजिए और उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ ख़ुद गालिब ने दिल्ली के बारे में और मीर ने दिल्ली के बारे में लिखा। गालिब का तो कलकत्ते के बारे में भी शेर है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि शहरों की बहरहाल अहमियत तो है। 2014 तक एक ख़्याल ये था कि दुनिया में शहरी आबादी 4 अरब के लगभग है। अब ये 2025 आ गया है तो मुझे नहीं मालूम कि शहरी आबादी कितनी बढ़ गई। तो ज़ाहिर है जब आबादी बढ़ेगी, लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, तो कहानियाँ भी यहीं से जन्म लेंगी, शेर भी यहीं से जन्म लेगा। और चूँकि ये सेशन कराची से मुताल्लिक़ है तो मैं चाहता हूँ कि अफजाल साहब आपकी इजाज़त से रसा चुगताई की गज़ल है कराची पे जो मुझे बहुत पसंद है, उसको सुनाता हूँ। वहाँ से फिर बात आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो मुमकिन है कुछ लोग और भी आ जाएँ इस दौरान। शहर कराची याद है तुझको तेरे शब बेदारों में, शहर कराची याद है तुझको तेरे शब बेदारों में, मिर्ज़ा रसा चुगताई भी था यार हमारा यारों में। इन गलियों इन बाज़ारों की नोक पलक के मत वाले, इन गलियों इन बाज़ारों की नोक पलक के मत वाले, कैसे कैसे लोग थे जिनके नाम छपे अखबारों में। और इस बस्ती के पस मंज़र में दूर तलक दीवारें हैं। कराची के बारे में है ये। इस बस्ती के पस मंज़र में दूर तलक दीवारें हैं और किसी ने चुन रखे हैं साए इन दीवारों में। अफजाल साहब, नो के सिना की सूरत देखे रात को हमने तारे भी, नो के सिना की सूरत देखे रात को हमने तारे भी, और रात को हमने चांद भी देखा तेरे पहरेदारों में। ये कराची के बारे में बहुत कम आपको गज़लें मिलेंगी। ये रसा चुगताई की एक पूरी गज़ल कराची के बारे में। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है सज्जाद साहब का ताल्लुक़, ये डॉक्टर हैं, हेल्थ के शोबे से है और ये बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं उर्दू में। और इनकी ख़ास बात ये जो मुझे आज ही मालूम है, सवेरे इनसे गुफ्तगू हुई, कि कीमाड़ी से ताल्लुक़ है। कीमाड़ी जो है वो कराची के जो कदीम तरीन पुराने इलाके हैं उनमें से अब मेरी जो सबसे महबूब कराची की कॉलोनियल इमारत है वो कीमाड़ी में वाक़ है, जिसका नाम है म्यूज़ मैंशन, जिसे एक यहूदी आर्किटेक्ट था मोज़ेस सोमा के, उसने डिज़ाइन किया था। इनकी जो कहानियाँ हैं वो भी कराची के कुछ किरदारों के बारे में, कुछ ऐसे किरदारों के बारे में हैं जिन्हें ये जानते थे, जानते हैं। लेकिन इनकी किताब जो है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है किताब का, हाँ, इनकी किताब जो है जिस महल्ले में हमारा घर था उसका इंतसाब इनकी वालिदा के नाम है। और ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने वालिदैन से करना चाहते हैं, फिर वहाँ से हम बात आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम हाज़रीन कराम का भी बहुत शुक्रिया। असल में किताब जो है ये कहानियाँ तो ज़रूर हैं लेकिन बेसिकली खाके हैं उन चंद किरदारों के जो
मेरी ज़िंदगी में रहे और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत बनाने में बहुत किरदार अदा किया। और चूँकि माँ का किरदार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है हर फैमिली में, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी माँ का किरदार बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उमूमन डॉक्टर शेरशाह से जिक्र करता रहता था कि मेरी अम्मी यूँ कहती थी, यूँ कहती थी, यूँ करती थी। तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि तुम लिख क्यों नहीं देते उनके बारे में कुछ। मैं कहा सर मुझे तो लिखना विखना आता नहीं है। मैं कहा लिखो, मैं सही कर दूँगा। तो ऑफिस में बैठे बैठे मैंने बड़ी अम्मी के उन्वान से चंद सफ़ात लिखे और टेबल पर छोड़ के चला गया। सुबह डॉक्टर शेरशाह का हिस्ब मामूज़ 6 बजे करीब फ़ोन आया कि वो तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मैंने उसमें एक लाइन का इजाफा किया और मैं ऐसे हम सब में भेज रहा हूँ आसिफ असलम के थ्रू। आसिफ असलम मेरे मेंटर भी रहे हैं, यूनिसेफ में काफ़ी अर्सा मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो उनका मुझे एक दिन बाद फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सजाद मैंने तुम्हारा मजमून पढ़ा है, वो अच्छा तो नहीं था। फिर कुछ देर रुक गए और कहते हैं वो तो बहुत अच्छा था और मैं ऐसे यूँ का तूँ हम सब में भेज रहा हूँ। वो मजमून छप गया, एक मजमून था। उसके बाद आसिफ साहब मरहूम ने, अल्लाह ने बरीक़ रहमत करे, इतना ज़्यादा मुझे पुश किया कि आप और लिखें, आप अच्छा लिखते हैं। फिर मैंने अपने वालिद के बारे में लिखा, अपने मामू के बारे में लिखा, मोहल्ले के कुछ किरदार थे उनके बारे में लिखा। तो रुक जाइए, वालिदैन का ताल्लुक़ कहाँ से था? मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ अटक से था। मैं कराची वो माइग्रेट करके आए थे बिफोर पार्टीशन। और कुछ ऐसे हालात थे हमारे वहाँ पर जो दुश्मनियाँ वगैरह होती हैं कि वो दोबारा जा नहीं सके। और मेरी वालदा जो थी वो भी अटक से थी और पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको जुनून की हद तक पढ़ाने का और पढ़ने का और बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था। और वालिद साहब मेरे क्लर्क थे, कराची पोर्ट्स में ऐसे क्लर्क भर्ती हुए थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ उसी में गुजार दी। तो अम्मी का ये था कि हम खाएंगे चाहे एक वक्त या एक वक्त ना खाएं, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। वाह। और उसके लिए उन्होंने अपने 7 बेटों और 3 बेटियों को आला तालीम दिलवाई और हम सब माशाल्लाह इंजीनियर और डॉक्टर बने। बहनें मेरी ग्रेजुएशन की उन्होंने और उन्होंने जॉब भी की। और ये मेरी वालदा की एक विजन थी जो मैं देखता हूँ कि उन्होंने जब मेरी बहनों की शादी की तो ये शर्त लगा दी कि ये जो जॉब कर रही हैं जॉब नहीं छोड़ेंगी। और हमारे पश्तून कम्युनिटी में ही बड़ा मसला था कि भाई शादी के बाद जॉब तो औरत नहीं कर सकती है, और उस पर काफ़ी उन्होंने स्टैंड लिया और हुआ यही कि सब ने जॉब की, पढ़ाई, लेक्चरर बने, टीचर बने और हमें डॉक्टर बना दिया जैसे तैसे। ये सब कराची में? ये सब कराची में। हम कराची से कहीं नहीं गए। मेरी पैदाइश भी कराची की, तालीम भी कराची की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और मेडिसिन भी यहीं से की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से की और यहीं काम भी कर रहे। तो अम्मी का ये था कि जब मैंने उन्हें यही पता था कि दुनिया में 2 ही फील्ड हैं, या तो डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो ये शर्त लगा दी थी कि या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अब जैसे तैसे बड़े भाई डॉक्टर बन गए, मेरा नंबर आया इंटर में। मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आए, लेकिन बदकिस्मती से चंद नंबरों से मेरा मेरिट में नाम नहीं आया। अच्छा। और मेरा नाम आ गया सेकंड कैटर में, जिसको कहते हैं BDS, दांतों का डॉक्टर। अच्छा। तो मैं बड़ा खुश हुआ, अम्मी को जाके बताया। मेरे बड़े भाई जो मेडिसिन में थे उन्होंने जाके बताया तनवीर ने कि सजाद का मेरिट में डॉक्टरी मेडिसिन में तो नहीं हुआ लेकिन BDS में दाखिला हो गया और ये इंशाल्लाह वहाँ जामशोरों में जाएगा और डॉक्टर बन जाएगा। तो कहते ये क्या डॉक्टर होता है? तो तनवीर ने बताया कि दांतों का डॉक्टर होता है अम्मी। तो उन्होंने अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया दोनों हाथों से और शोर मचाने लगे, दांतों का भी अलग कोई डॉक्टर होता है? मैं दांतों के डॉक्टर नहीं मानती। तो सजाद को दोबारा इंटर रिपीट करना पड़ेगा। उन्हें ये पता है कि जिनका दाखिला नहीं होता मेरिट पे, आजकल की तरह नहीं था ये 85-84 में अखबार में आपका मेरिट पे नंबर आ गया, 312 सीटें हैं, ऊपर अपर 312 का दाखिला हो जाता था। तो उनको ये पता है कि अब सजाद को रिपीट करना पड़ेगा। मैंने कहा रिपीट भी मैं नहीं करना, मेरे 68% आ गए, उस ज़माने में बड़े अच्छे नंबर होते थे और मैं रिपीट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं रिपीट तो करना पड़ेगा। खैर वो फड्डा चलता रहा। एक दिन मैं सामान बांधा और मैं कहा मैं जा रहा हूँ जामशोरों। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और इतनी शिद्दत से रोई और मुझे गले लगा लिया कि मैं तुम्हें अपनी ममता का वास्ते देती हूँ, तुम एक बार रिपीट कर लो, फिर तुम्हारा दाखिला नहीं हो तुम चले जाना। खैर मैं मान गया। 2-3 महीने शायद मेरे घर में रहते थे और मुझे इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइन देना था। तो खैर जैसे तैसे मैंने बेदिली से नोट्स पढ़े और एग्ज़ाम दे डाला। अब एग्ज़ाम देने के बाद वो तो जो अम्मी की हालत थी मेरे पेपर्स के दौरान वो मैं बयान नहीं कर सकता। पूरी रात वो
मुसल्ले पे ही पड़ी रहती थी, मेरे लिए दुआएं करती थी। खैर मैंने बड़े आराम से वो पेपर दिए और इस इत्मीनान में था कि नहीं हुआ तो BDS तो है ही है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, अम्मी का एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और जो रिज़ल्ट आया और मेरिट में जो लोग सेलेक्ट हुए उसमें मेरा सिलेक्शन उस पर हो गया। और उस ज़माने में ये यूनियन वाले एक खत भेजते थे हर एक को, जमीयत वाले भी और NSF वाले भी, कि आपका मेरिट में नाम आ गया और आप नाम के साथ लिखा होता डॉक्टर सज्जाद अहमद। अम्मी को जब वो लेटर मिला, वो पर्चा मिला, तो उन्होंने उसको चूमना शुरू कर दिया और ऐसा चूमा कि जैसे कोई मुक़द्दस किताब का सफ़ा होता है। और वो चेहरा, वो खुशी उनकी मैं अब भी याद करता हूँ, तो मैं 100 बार भी रिपीट करना पड़ता तो मैं करता, इसलिए कि वो ये वो माँ थी जिसने बिल्कुल जिसको आप आसान उर्दू में अंगूठा छाप कहेंगे, क्योंकि जब अब्बा जी की वफ़ात हो गई तो मैं पेंशन के डॉक्यूमेंट उनके पास लेके जाता था। मैं कहता अम्मी आपने इस पर अंगूठा लगाना है, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे देखती, कहते तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम डॉक्टर और मैं अंगूठा लगाती हूँ। मैं मुझे इसी पे फख्र है कि बहुत शुक्रिया। अभी आपके किरदारों और किताब की तरफ भी आते हैं। बहुत ज़बरदस्त। राजा शहजाद साहब अपने बारे में या राजा शहजाद साहब का ताल्लुक लॉ के शोबे से है, वकालत के शोबे से है, और ये रहते न्यूजीलैंड में, और लेकिन इन्होंने एक बहुत ही उम्दा कहानियों की और इसमें एक नोवेला भी शामिल है, किताब लिखी जो उर्दू में है और वो कराची के बारे में है। लोग सरगोशियों में गोया है, मैंने नाम सही लिया? जी जी। राजा साहब, जैसे सज्जाद साहब ने अपने बारे में कुछ बताया, उससे पहले कि हम आपकी किताब पे बात करें, ज़रा सा कराची से जो आपका ताल्लुक़ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिएगा। जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जिस तरह सज्जाद साहब बयान कर रहे थे, जो रिश्ता बनता है इंसान का किसी भी जगह से या बाकी मामलात से, उनमें माँ बाप का एक बहुत अहम रोल होता है। तो जो हमारी अम्मा हैं उनका ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन वो जो कराची के सिंधी हैं, जो हमेशा से कब से हैं वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक़ रहा। और फिर बचपन का कराची, वो भी अम्मा के हवाले से, कराची की पुरानी गलियाँ, माहौल, गार्डन ईस्ट। ज़्यादा सबसे बात हो रही थी तो ज़िक्र हो रहा था कि तो कराची मेरे हवाले से अगर मैं देखूं तो एक रिश्ता जो माँ से जुड़ा हुआ रिश्ता है, फिर एक वो रिश्ता होता है जिसमें आप ख़ुद कबूल करते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि माँ बाप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से आपको माँ बाप से तो मोहब्बत होती है, लेकिन उस शहर से या उस जगह से ज़रूरी नहीं है कि आपकी वाबस्तगी वैसी हो। लेकिन मुझे लगा कि मैंने कराची को भी माँ की तरह ही कबूल किया, और उसको छोड़ने की वजह भी ये बनी कि कभी कभी आप माँ से नाराज़ भी हो जाते हैं, या माँ की हालत देखकर आपको बहुत तकलीफ़ होती है, और जब आप देखते हैं कि आप उस माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप उसे देखना छोड़ दें। तो जी हाँ, तो ज़रा सा एक इनसे पहले कि हम उनकी कहानियों और किताबों की तरफ जाएं, ये अदीबों और शायरों का जो शहरों से ताल्लुक़ है, ये इस पे कुछ ज़रा सी रोशनी डालें कि और ये कराची के क्यों इतना ज़्यादा, यानी शहर तो और भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन देखा जा रहा है पिछले महीने कराची बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है शायरों अदीबों पर, उनके हवास पर। क्या सबब है इसका? उसका सबब, अगर हम कराची के यानी पाकिस्तान के दूसरे शहरों का मुआवजा करें तो वहाँ ज़िंदगी बहुत हद तक ठहरी हुई है, यानी एक इस्टेब्लिश्ड किस्म का माशरा या शहर है। कराची मुतग़य्यर है। आप जैसे कि जानते हैं कि 3.5 लाख की आबादी थी 1947 में, और वो अब 3.5 करोड़ तक पहुँच रही, और हर वक्त कोई ना कोई इनकलाब कराची में खामोश तरीके से आता रहता है। कभी यहाँ सनती तरक्की होती है, कभी सनती तनज़ुली हो जाती है, सियासी तौर पर और फ़िक्री तौर पर। तो कराची में रहने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और ज़ाहिर है कि जब अदीब को जितने ज़्यादा उसके सामने सवालात होंगे, उसके सामने दुश्वारियाँ होंगी, वो उनका जवाब भी सोचेगा, कोई हल भी निकालेगा, और फिर अपने शेर व अदब में उनका इजहार भी करेगा। तो इसलिए कराची एक बहुत मुतहर्रिक शहर है, और ये जो तहर्रुक उसका है वो अदीबों को अपनी तरफ खींचता
है, उनको लिखने पर मजबूर करता है। और हमें कराची में जो भी लिख रहे हैं, कुछ लोग कराची को बादब्ता मौजू बना के लिखते हैं, कुछ बिलावास्ता लिखते हैं, लेकिन कराची नज़र आता है। जैसे भी आपने रसा साहब की इतनी अच्छी गज़ल सुनाई, और हम किसी भी शायर को निकालें वो कराची उस पर उन्वान नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कराची के हालात में और एक मखसूस हालात यानी दौर के लिहाज से भी हम नज़मों को या ख़यालात को तरतीब दे सकते हैं। तो कराची तो बहुत ज़िंदा, रेजिलेंट और एक जालिम शहर है इसमें। जी सज्जाद साहब, आपकी तरह से किताब पे बात तो आपने किरदार जो है सज्जाद इसको ऑन ही रखें। हाँ, इसको ऑन रखें। सज्जाद साहब, मैं इसके बगैर ही बात नहीं आएगा, बोले। सज्जाद साहब अपनी किताब के बारे में बताइए, और ख़ास तौर पे जो मोहन और शांति कौन है, और फिर एक आपका किरदार तहव्वुर साहब का भी है, लेकिन पहले ज़रा मोहन और शांति नहीं उन्हीं की तरफ रखिए, अपने किरदारों के बारे में बताइए। और आपके किरदार मुझे यूँ भी बहुत अच्छे लगे कि आम लोग जो अवामी जिनको कहते हैं, ये इसका भी बारे में कुछ बताइए और अपने किरदारों के बारे में। बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि किरदार मेरी कहानी के ज़िंदा किरदार थे। ये वो किरदार थे जो जिनसे मैं डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना, आप ताल्लुक़ था हमारा, रोज़मर्रा का ताल्लुक़ था। आजकल के मोहल्लों में शायद इस तरह के किरदार नापैद हो गए हों या कम हों। हमारा जो मोहल्ला था कैमाड़ी का, उसमें तकरीबन सारे के सारे लोग जो थे, मेजॉरिटी नाख्वानदा लोग थे, जिनके कोई इतनी तालीमी स्टेटस नहीं था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अपने इस किरदार जो ताहौर साहब का अपने बात की, इनका नाम था ताहौर अली ख़ान, वैसे मोहल्ले वाले सब टावर साहब कहते थे, तो हम भी उसको टावर साहब भी कहने लग गए। उस शख्स का जो कंट्रीब्यूशन है मोहल्ले के अंदर और सोसाइटी के अंदर, वो बहुत बड़ा था। हमें ये ताहौर साहब ने बताया कि गले के गिरेबान के बटन खुले नहीं होने चाहिए। हमें ताहौर साहब ने समझाया कि खाना किस तरह खाना है। हमें ताहौर साहब ने बताया कि बड़ों की बात माननी है, उनका अदब करना है और पढ़ना है, और ख़ास तौर पे तालीम और अंग्रेज़ी तालीम। अब हम गवर्नमेंट पीजी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पर मुझे याद है 6th क्लास के अंदर मुझे ABCD पढ़ाई गई थी। पहली से लेकर 5वीं तक हमने ABCD भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन ताहौर साहब ने हमें बहुत जल्दी ही वर्ब, टेंस, वोकैबुलरी, सारी चीज़ें उस मोहल्ले में शाम के वक्त बैठ के पढ़ाते थे। और उनका इतना अदब था मोहल्ले में कि कोई उनके अगर ताहौर साहब ने किसी को 2 हाथ लगा भी दिए हैं तो कोई पेरेंट्स ये नहीं कहते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। हम अपने वालिदैन से ज़्यादा उससे डरते थे। ये किरदार अब मुआशरे में नापैद हो गए हैं, कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली। ताहौर साहब का वाहिद पढ़े लिखे आदमी थे जिन्होंने हैदराबाद दक्खन से मास्टर्स किया था, और वो उन्हें कराची पोर्ट्स में इंस्पेक्टर की जॉब मिली थी, और उनका घर जो उन्हें अलॉट हुआ था वो भी इसी लालाजार में था, मुझे अभी याद आया। लेकिन वो यहाँ नहीं रहे, वो उसी बस्ती में रहे जिसमें हम रहते थे, जिसे कलरकों की बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? कलरकों की बस्ती। बाबू, सारे बाबू वहाँ रहते थे। तो ताहौर साहब न सिर्फ हमें पढ़ने और अखलाकियात सिखाते थे, बल्कि उनका एक रूटीन था कि उस ज़माने में कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं था। गली के बाहर एक नाली होती थी जिससे खुला पानी बहता था। तो मैंने उन्हें खुद देखा है कि वो तहमत बांधे, कंधे पर तौलिया रखे, चिमटे के साथ उस नाली को साफ़ करते रहते थे, कोई कचरा उसमें ना आए ताकि पानी बाहर ना आए। और इसी तरह पढ़ने के मामलात के अंदर एक वाक़या मैंने उनका लिखा है कि मैट्रिक एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उस ज़माने में गली मोहल्लों में शादी में लाउड स्पीकर लगा के रिकॉर्डिंग चला दी जाती थी 4-4, 5-5 दिन पहले। तो हम, मेरी बहन भी एग्ज़ाम दे रही थी, हमारे भी एग्ज़ाम हो रहे थे, तो हम गए, हमने कहा ताहौर साहब ये बड़ा डिस्टर्बेंस है, पूरा दिन रात ये बजते रहते हैं। तो वो हमारे साथ चले गए और उनको कहा कि भाई ये बंद करें, आप बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। मैं कहा नहीं, हमारी शादी, हम तो बजाएंगे। ताहौर साहब पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर एक रिटर्न दरख्वास्त दी, और अगले दिन उनके दूल्हा समेत सबको पुलिस वाले उठा के ले गए। गो कि उन्होंने दुश्मनी मोल ली, लेकिन उन्होंने ये काम किया कि नहीं भाई, ये नहीं होना है, बच्चों की पढ़ाई में खलल हो रहा है, ये वो बंद करें। तो ये जो किरदार हैं, ये शादी तो हुई लेकिन उस भोंपू और बाजे के बगैर हुई। और ये 2-3 चीज़ें थी उस ज़माने में। एक तो रिकॉर्डिंग, और एक गली के अंदर बीच में सफ़ेद चादर बांध के एक पिक्चर चला दी जाती थी, फिल्म, तो सब पूरी रात फिल्म देखते थे। तो ये शादी की 2 बड़ी अलामतें थी जो उस ज़माने में बहुत आम थी, ख़ास तौर पर हमारे जैसे इलाके जिसके कैमाड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
इसी तरह मोहन, शांति और लीला राम, ये 3 किरदार मैंने लिखे हैं। ये जीते जागते किरदार थे, ये खाकरोब थे। इनका काम था गली में आके सुबह सुबह पूरी नाली को, मोहन का काम था नाली साफ़ करना, और वो नाली साफ़ करता था। उसके पास एक मग्गा होता था सिल्वर का, और किसी का दरवाज़ा बजा के, जैसे मेरी अम्मी का, निसार की अम्मी चाय पिलाओ नाली वाले को, तो अम्मी उसके मग में चाय भर देती थी, वो नाली के किनारे बैठ के चाय पीकर अपना काम करता था। इसी तरह शांति थी, उसका काम था झाड़ू लगाना। तो गली में पूरा दिन 45 गलियाँ थी हमारे मोहल्ले की, जिसमें सारे कलर के लोग रहते थे, बाबू लोग। तो 45 गलियों को साफ़ करती, उसका कचरा जमा करती, और वो जाके फिर वो, उसका भी यही तरीका। और तीसरे जो था, उसका नाम था लीला राम, जिसे हम कहते थे काकूस वाला। तो उस ज़माने में फ्लश सिस्टम नहीं थे, तो जो लेट्रिन्स थे उसके अंदर एक जस का डब्बा होता था, और उसके अंदर वो सारा फुजला जो जमा होता था। और इस बंदे का ही काम होता था कि आके इन 45 लाइनों में, जिसमें तकरीबन 350-400 मकान थे, उनका सारा फुजला जमा करके और वो लेके जाता था। तो ये 3 लोग थे जो मेरे ख्याल में उस ज़माने में शायद इनकी तो कोई कदर मंजिलत नहीं थी और कोई हैसियत भी नहीं थी। लेकिन अगर इन लोगों को आज मैं देखता हूँ कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना होते तो कितना मसला होता। आपने बहुत बड़ा काम किया, इन सब का जिक्र किया। अभी आपसे सुनेंगे भी आपकी किताब में से कुछ। राजा शहजाद साहब, आपकी जो कहानियों के किरदार हैं उनकी इंस्पिरेशन क्या क्या है? और एक नवेला भी शामिल है आपकी किताब में जी। और आपके यहाँ जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनका भी जिक्र है। अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे, कुछ आप माइनॉरिटीज़ की भी बात कर रहे थे, तो ज़रा सा अपने किरदारों के बारे में बताइए, और कोई ख़ास किरदार जिनको जिन्होंने आपकी किताब को नहीं पढ़ा उनके लिए जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में मेरी जितने भी कहानियाँ हैं, नोवेला हैं, उसमें अगर किरदार, उस दिन काशिफ बात कर रहे थे एक सेशन में कि हिजरत के हवाले से, और मैं किरदार के हवाले से भी ये समझता हूँ कि वो मार्जिनलाइज ही हैं, और हो सकता है कि वो पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी हों, चाहे वो जेंडर माइनॉरिटी है, सेक्सुअल माइनॉरिटी है, या रिलीजियस माइनॉरिटी है। मैं ख़ुद रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान में, बहाई कम्युनिटी, जो कि है कराची में, विजिबल इतनी नहीं है लेकिन मौजूद है। तो मेरे किरदार ज़्यादातर जो है वो वही होते हैं जिनको आमतौर पर रिकग्नाइज़ तो किया जाता है लेकिन कबूल नहीं किया जाता। और कराची में आपको पहले तो ये चीज़ नज़र आती थी, फिर उसके बाद तो ये शहर ही एक ऐसा शहर बन गया जिसे कबूल नहीं किया जाता एक बड़े तनाजुर में। तो किरदार मेरे बुनियादी तौर पर हर तरह के हैं, और सब कराची से मुतल्लिक़ नहीं है, लेकिन शहर मेरी कहानियों में एक ज़िंदा एंटिटी होता है, क्योंकि शहर से अलग होकर किसी किरदार को देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। गलियों से, मोहल्लों से, उन दरख्तों से, खुशबुओं से, उन तमाम चीज़ों से। जो बात शायद आपने पूछी नहीं लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कराची जो है वो मेरे साथ रहता है, और कराची को जिस तरीके से कत्ल होते देखा है, चाहे दूर से ही, तो वो कर्ब जो है वो महसूस होता है। और मुझे फिर मैं काशिफ का हवाला दूंगा कि वो बात मुझे याद रहती कि ज़रूरी नहीं है कि आप हिजरत करें या ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यहाँ के लोगों को महसूस नहीं होता होगा, आप यहाँ रहते हुए भी महसूस कर सकते हैं। तो कराची का एक रोमांटिसिज्म इसलिए हमारे अंदर ज़िंदा है क्योंकि हमें मालूम है कि कराची एक नई नवेली दुल्हन की तरह, या एक बहुत खूबसूरत नौजवान की तरह, या किसी भी एक फलदार दरख्त की तरह वजूद में आया था। फिर उसके बाद अचानक जो है उसको हर तरफ से नोचा जाने लगा। अब उसके सियासी, माशरती, माशी बहुत से अवामिल हैं, और मेरे ख्याल में सब जानते हैं उस बात को, तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे किरदार जो है वो ये जीते हैं और बताते हैं मेरी अपनी कहानी। अफजाल साहब, इन्होंने हिजरत का जिक्र किया तो वो रसा भाई का ही शेर याद आ गया कि रक़्स करें या हिजरत अब के, ये जंगल के मोरों पर है।
तो अच्छा ये बताइए अब्दुल्ला साहब, ये कराची के बारे में नस्र निगारों ने किस किस नस्र निगार का काम आपको नुमाया लगता है, और फिर शायरों पे बाद में आएंगे, पहले नस्र निगारों की बात अगर कर लें। उर्दू अदब में जो कराची का लफ्ज़ आता है ये शहर का तस्करा, वो गालिब के खतूत में, और वो बहुत ख़तरनाक तरीके से आता है। अंग्रेज़ सरकार किसी से नाराज़ हुई है और उसको जलावतन करके बाहर भेजा जा रहा, तो लिखा है कि फ़लाँ साहब को कराची बंदर भेजा जा रहा। तो जो पहला कराची का जो एक कैद खाना, काला पानी, गोंदा में बे कुछ इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आती है। तो ये तो खैर मैं तारीख़ी तौर पर देख रहा था, लेकिन कराची किसी शहर से को लिखने के लिए जैसे हर अदब में होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। और अगर आप उस पर सिर्फ तनकीद करके लिख रहे हैं या उसकी परेशानियों को लिख रहे हैं तो शायद मतलब आप लिख तो सच देंगे, लेकिन अदब शायद इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो जब मैं सबसे पहले जब कोई कराची को पूछेगा कि अगर इस वक्त मुझे एक अदीब का जिसने कराची को बयान किया वो कौन है, तो मैं मोहम्मद खालिद अख्तर का नाम लूँगा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि उनका वो नावल चाकीवाड़ा में बसाल तो बहुत लाजवाब नावल है, और एक पूरी फ़ज़ा और एक ज़िंदगी और एक ख़ुद उनका बोहीमियन अंदाज में ज़िंदा रहना जो कि उस वक्त कराची में मुमकिन था, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बेशुमार कैरेक्टर्स हैं और कुछ उसमें बलोच कैरेक्टर्स हैं जो हम आम तौर पर अदब में हमें नज़र नहीं आते। लेकिन इसके अलावा जो उनकी कहानियाँ हैं, और हमने एक गलती ये की है कि खालिद अख्तर साहब को तंज़ो मज़ाह के खाने में बंद करके रखा है। मैं उससे बहुत बड़े वो अदीब हैं, और उन्होंने ऐसे भी अलमिए लिखे हैं कि वो जिस वक्त मैंने पहले पढ़ा था और उसके 50 साल बाद पढ़ा था, उस वक्त भी रोया था और अभी भी आंसू निकलते हैं। एक तस्करा हो रहा तो बता देता हूँ, मिट्टी का लाइसेंशिएट आपको याद होगा, जहाँ वो एक लाश है और जिसको कि वो डॉक्टर जो है दफनाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। और ये आज भी कराची में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ये प्रैक्टिस होती है, और उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा था। खैर ये तो एक ज़िमनी बात होगी, लेकिन उनके एक मशहूर किरदार है चचा अब्दुल बाकरी, जिसमें एक शख्स है और वो एक उसके यानी सो कॉल्ड भतीजे से जो जिसके पास कुछ पैसे हैं अपने वालिदैन से मांगे, वो मुख्तलिफ बिजनेस की वो, तो लेकिन उसकी जो फ़ज़ा है वो कहाँ मिल रहे हैं, और मैकलो रोड ऑफिस है, कराची के बार्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, रोड्स में वो अगर घूम रहे हैं, विक्टोरिया में चल रहे हैं, तो एक कराची जो कि मेरा ख़्याल है कि जब तक कि यहाँ से दारुल हुकूमत मुंतकिल नहीं हुआ था, जो कराची की फ़ज़ा थी, बार्स, वो सारे के सारे मोहम्मद खालिद अख्तर के यानी तहरीरों में बहुत अच्छी तरह नुमाया होते हैं। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मतलब उनके साहबजादे हैं हारून अख्तर, तो वो भी जो नावल लिखते हैं वो उसका भी लोकल कराची है। तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा जैसे खुदा की बस्ती एक बहुत मशहूर नावल है शौकत सिद्दीकी साहब का, जो कराची के लिए होगा। इंतज़ार हुसैन साहब का आगे समंदर है, ये जब हम कराची की बात करेंगे तो ये नावल्स आएंगे। एक नावल है जिसमें कराची इस तरह नावला कहेंगे अब्दुल्ला हुसैन साहब का रात, लेकिन उसमें जो माहौल और जो कुछ नज़र आता है वो मेरे ख्याल में कराची है। नाम उन्होंने किसी भी शायर का नहीं लिखा है, तो इस तरह के नाम है। फिर कराची पर यानी किसी मुरतब शक्ल में जो बात की है, आसिफ साहब का तज़किरा अभी भी हुआ, तो हम आसिफ के बगैर या कराची के बगैर नाम लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो कराची से मुतल्लिक़ हैं, कराची के लोगों की, उनकी ज़िंदगी, उनके मसाइल हैं, छोटी मोटी खुशियाँ, और मतलब दो तो बाज़ाब्ता मजमूए हैं जिनको कि वो शहर माजरा और शहर कहानी जो सिर्फ कराची से मुतल्लिक़ है। तो कराची को समझने के लिए मतलब आसिफ को भी पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत सारे अदीब हैं, मतलब जैसे हर शख्स लिख रहा है कहीं ना कहीं कराची उसकी तहरीरों में नुमायाँ होता है। फिर हम थोड़ा सा मुझे यानी और हमारी जो ज़बानें हैं कराची में लिखने वाली, उनकी बात इतनी तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे सिंधी में अमर जलील ने जो कुछ लिखा वो
कराची पर लिखा है और बहुत खूबसूरत लिखा है। अभी मुबारक कादी साहब बलोच शायर, उनका इंतकाल हुआ, उनकी कराची पर बहुत सारी नज़में हैं। और अंग्रेज़ी अदब में थोड़ी देर पहले भी यहाँ बात हो रही थी, तो एक बड़ी फहरिस्त है जो पाकिस्तानी जो नावलिगार हैं जो अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, वो उनका मरकज़ या वो कराची है, लोकेल कराची की बहुत सारी बातें हैं। कामिला शमसी हैं, मोहम्मद हनीफ का आवर लेडी ऑफ क्या एलिस भट्टी है, बिलाल तनवीर के नावल का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था। तो कराची और किलिंग में वो सबा इम्तियाज़ हैं। तो यानी बहुत लंबी फहरिस्त अगर हम चाहें उस लिहाज से शायद उर्दू में मुझे कराची पे मरकूज़ करके नावल कम नज़र आते हैं। काशिफ के नावल में कराची नज़र आता है, तो ज़्यादा लिखना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा कि ज़ाहिर आदमी हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं, तो उनमें से एक ख्वाहिश ये भी है कि कराची पर हमारा कोई अदीब उस तरह लिखे जिस तरह के नहीं डिकेंस तो लिखा था, वो तो पुरानी बात, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि जैसा ओरहान पामुक इस्तांबुल पर लिखता है। उसने तो एक किताब एक पूरा इस्तांबुल के नाम से लिखा, लेकिन उसके जो बाकी नावल्स में हैं उसमें इस्तांबुल तो बहुत बुरी तरह। और उसका एक नावल है, आप ज़रूर पढ़ा होगा कि द स्ट्रेंजनेस इन हिज माइंड। तो वहाँ पर वो एक इस्तांबुल के मुज़ाफ़ात से एक शख्स आता है वहाँ, और जो कि बूज़ा एक तरह की लस्सी या कुछ होता है जो कि वो, और किस तरह वो शहर में वो स्ट्रगल करते हैं वो लोग, और क्या क्या मसाइल हैं। और बहुत से मसाइल उनके वही हैं कि वो मस्जिद के नाम पर ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो मुझे इस पर हैरत हुई कि ज़ाहिर है वो एक बड़े घराने में पैदा हुआ था और बहुत बड़ा अदीब है, तो वो एक मामूली यानी लस्सी फरोश की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और किस तरह दिखाता है। सिर्फ इसलिए दिखाता है कि ज़ाहिर के एक इंसान से हमदर्दी तो हर अदीब को होती है, लेकिन उसको उस शहर से, उसकी ईंट से। तो जब मैं इस्तांबुल गया खुशकिस्मती से, तो मुझे बहुत अजनबी नहीं लगा। वो एक गली मुझे उसके नाम याद आते रहे। फिर उसने एक शहर को डिफ़ाइन किया, और मेरे ख्याल और किसी अदीब ने किसी शहर की रूह का नाम नहीं दिया। तो उसने उसका नाम दिया कि इस्तांबुल की गलियों में हुज़्न, ये लफ्ज़ हुज़्न अरबी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि हुज़्न पाया जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले कोई ऐसा नावल कराची के बारे में देखूँ। बहुत ही आपने बहुत अहम बातें कर दी। मैं इससे पहले कि इन दोनों साहिबान से पढ़ने को कहूँ, एक सवाल मेरे आपकी बातों से मेरे जहन में उभरा अफजाल साहब, वो ये कि हम अब तक जो जिक्र कर रहे हैं कराची का, वो तकरीबन तमाम ही पोस्ट पार्टीशन कराची का जिक्र है, किरदारों का। पार्टीशन से पहले भी कराची था, क्या वो भी इतनी पुरकशिश था शायरों अदीबों के लिए? देखिए, इस पर कराची के बारे में अजमल कमाल हमारे और आपके दोस्त हैं, उन्होंने एक शुमारा निकाला है और उसमें कराची की तारीख़ और ज़ाहिर है कि वो ब्रिटिश पीरियड में या उससे सारी चीज़ें उसमें हैं। उसमें अदब का तज़किरा तो कम है, लेकिन ये लगता है कि वो कराची कभी निगलेक्टेड नहीं था, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन मुझे यानी ऐसा उर्दू में तो मुझे कोई नज़र नहीं आता जो कि तक़सीम से पहले कोई नावल जिसमें कराची की ख़ास बुनियाद हो। अच्छा सजा साहब, कुछ किताब से आप जो अपना फेवरेट कुछ टुकड़ा सुनाइए। जी जी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा अफजाल साहब की। उन्होंने कहा कि हमने तंज़ को और मिज़ाह को और संजीदा लिखने वालों को अलग अलग से कर दिया है। ये सवाल एक बार जब अनवर मसूद साहब से पूछा गया, मज़ाहिए शायर हैं, पंजाबी में बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, तो उनसे जब किया उन्होंने जवाब दिया कि संजीदगी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिज़ाह में बन और जिस तरह मकई जो होती है उसको जब आप मैच्योर हो जाती है, येलो हो जाती है, तो फिर वो फूलने लगती है। तो जितना भी मज़ा है वो संजीदगी की महराज है एक तरह की। तो मेरे ख़्याल में इस तरह हम इनको दो अलग अलग उसमें देखते ज़रूर हैं, लेकिन वो आपस में बहुत लिंक्ड हैं सारी चीज़ें। अब आप अपनी पसंद की कोई टुकड़ा सुनाइए, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं चाहूँगा ऑडियंस भी हमसे बात करें। जी जी, ज़्यादा बेहतर ये है 5 मिनट से ज़्यादा का टुकड़ा ना हो बस आप।
कोई भी सुनाइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये उस ज़माने की बात है 70s की, जब केमाड़ी में हर घर में टीवी नहीं होता था और चंद एक दो चार घरों में टीवी होता था और हम 8 बजे से लेकर 9 बजे जो रोज़ाना एक ड्रामा आता था उन घरों में पहुंच जाते थे टीवी देखने। तो उन लोगों का जिक्र ज़रा किया है मैंने। केमाड़ी के 2 कमरों के छोटे क्वार्टरों में रहने वाले लोग एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे एक ख़ानदान के लोग। ये 1970 की दिहाई का दौर था। मोहल्ले के तकरीबन 50 घरों में सिर्फ 4 घर ऐसे थे जहाँ पर टेलीविज़न तक मौजूद था और हम तमाम बच्चे शाम के वक्त उन 4 घरों में जा धमकते और PTV का वाहिद चैनल था जो हर रोज़ 8 बजे से 9 बजे के दरमियान कोई ना कोई ड्रामा नशर होता। मैं और तनवीर भाई ये ड्रामा पाबंदी से देखते थे। घर वालों के मना करने के बावजूद हम दोनों किसी न किसी बहाने 1 घंटे का ड्रामा देखते। इन 4 घरों में से किसी एक घर में जा धमकते। ये लोग हमें कभी भी मना नहीं करते थे, इनके दरवाजे खुले होते थे और एक घर के अंदर इतना रश हो जाता था कि जब 9 बजे हम उस घर से निकलते थे तो यूँ लगता था जैसे किसी सिनेमा का शो ख़त्म हो गया और रास्ते भर उस दिन के ड्रामे के किरदारों पर तबसरा, अगली किस्त पर ख्याल के घोड़े दौड़ाए जाते। मसलन यार मुझे तो लगता है कि नौशी की माँ को पता चल जाएगा। दूसरा कहता है नहीं यार तुम देख लेना, नाना की जान ज़रूर कोई हराम पाई करेगा। किसी की आवाज़ आती, लगता है अगली किस्त में कमर और शमा की मंगनी हो जाएगी। इस तरह के तबसरों के बाकी रात कट जाती। अगले शाम 8 बजे फिर किसी ड्रामे और ड्रामे की अगली किस्त का इंतज़ार रहता। आपने टाइम वो कम दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसी को कंटिन्यू रखूँगा मैं क्योंकि ये हमारी केमाड़ी और कराची का पुराना एक ट्रेंड था। ज़िंदगी के अब तक के सफ़र में बचपन का दौर हसीन दौर था। अगर घर का पका हुआ आपको खाना पसंद नहीं आता था तो हम अपने हिस्से का खाना लेकर पड़ोस में चले जाते थे और उससे तब्दील करवा लेते थे और उन्हें कोई इतराज़ नहीं होता था कि अपने हमारी दाल के बदले में अपना गोश्त का सालन हमें डाल कर दे दें। और इसी तरह उनके बच्चे भी जब उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हमारे घर आ जाते थे और अम्मी कोशिश करती थी कि अच्छा से अच्छा खाना पड़ोस में ज़रूर भिजवाया दे। इस तरह के वाक़यात जो थे वो इस पूरी केमाड़ी में और इस हमारे बचपन में रहे हैं। और इन छोटे छोटे मोहल्ले के घरों के दरमियान जो दीवारें थी वो बराए नाम थी। घर की औरतें दीवार बजा कर पड़ोसी से बात कर लेती थीं। मेरी अम्मी और मेरी बहनें स्टूल पर खड़े होकर घंटों पड़ोसियों से बातें करती थीं। और इसी तरह इन घरों के दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियाँ होती थीं। जब मोहल्ले के औरत एक घर से दूसरे को और घर जाना चाहे तो उसे पर्दा बुरखा पहनने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो एक खिड़की से दूसरे घर में और उसके साथ वाले घर में और इस तरह आपस में वो अपनी कम्युनिकेशन बहाल रखती थी। तो ये एक ऐसा कराची था जो अब नज़र नहीं आता। मैं एक किस्सा ये भी यहाँ सुनाना चाहूँगा कि जब मेरी बहन की शादी 70s में हुई, पहली बड़ी बहन हमारी थी, तो हमारे अटक से मेहमान बारात लेकर आए थे। तो घर के 2 कमरे थे। अब 16-18 लोग बारात वाले जब आए तो उनको कहाँ रखा जाए, ना तो हम अफोर्ड कर सकते थे, ना उस ज़माने में होटल कल्चर था। तो मोहल्ले वालों ने अपने एक कमरा खाली कर दिया था और हर घर के अंदर 3-3, 4-4 मेहमान रहते थे। ये 2 हफ्ते बारात रुकी और पूरे, मैं तो काफ़ी छोटा था, 4-5 साल मेरी उम्र थी, लेकिन मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि वो सारे मेहमान इन घरों में रहे। उन्होंने की मेहमानों की तरह खातिरदारी की और इस तरह ये एक इतना बड़ा जो बारात का मसला होता है, यानी कहने का मकसद ये कि हर चीज़ पैसों से हासिल नहीं होती। ये जो बाहमी रवादारी जिसे हम कहते हैं, हुस्न सलूक कहते हैं, एक दूसरे के इज़्ज़त व एहतराम कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं। अब आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो मसला हुआ है, जो मैं महसूस करता हूँ, मुकालमा ख़त्म हो गया। मुकालमा ख़त्म हो गया। हम इतने ज़्यादा, मैं अपने घर के अंदर मेरी दोनों बेटियाँ ये बैठी हुई हैं, इनकी अम्मी से मैं अमूमन बात देखता हूँ तो वो मैसेज कर रही होती हैं, दरवाज़ा बंद कर दो, वो मासी को बुला लो। अब मैं उससे ये कहता हूँ यार ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, हमें कम से कम आपस में बात करनी चाहिए। मुकालमा ख़त्म हो गया। हम हमारे दरमियान वो रब्त, जो एक रब्त होता है, वो नहीं रहा। जब घर के अंदर नहीं है तो मोहल्ले में कैसे होगा? मोहल्ले के अंदर आजकल तो ये है कि ये पता ही नहीं है मोहल्ले में रह कौन रहा है। और मेरे अब्बा एक क्लर्क थे और केमाड़ी में एक स्टॉप था, डाकखाने का स्टॉप कहलाता है, बस अब भी वहाँ रुकती है। और हमारे गाँव से या कहीं से कोई मेहमान आता था तो उतर के पूछता था, बाबू शेर बहादुर घर कहाँ से है?
वो उसे वहाँ से पकड़ के 2 किलोमीटर दूर ला के बताते ये घर है। अब यहाँ पर पता ही नहीं कि हमारे मोहल्ले में कौन रह रहा है। तो ये मुकालमा ख़त्म हो गया आपस में। ये एक बहुत ही जी असल में किताब में सारे वाक़यात ही हैं। अच्छा, आसिफ असलम साहब का जिक्र बार बार हुआ। मेरे बहुत ही अच्छे मेंटर रहे हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि पब्लिक हेल्थ में मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। और उनके मुतालिक एक मेरा जी हाँ, आसिफ साहब के बारे में मेरी उनसे पहली मुलाकात 2005 में हुई, जब मैं यूनिसेफ में बतौर DSO इंटरव्यू के लिए उनके सामने पेश हुआ। सिपाट चेहरे के साथ उन्होंने अपना तारुफ करवाया और मुझसे कहा कि आप अपना तारुफ करवाएं और मुझे कायल करें कि आप इस पोजीशन के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार हैं। मैंने जैसे तैसे जवाब दिया, जिस पर उन्होंने किसी ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया। मुझे लगा कि मैं जवाब हासिल नहीं कर सकूँगा, मगर खिलाफ तवक्को मैं सिलेक्ट हो गया। जिस दिन मैं ज्वाइनिंग देने आया उस दिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। हंसते हुए मुझसे कहने लगे, यार तुम तो बड़े डरे हुए थे इंटरव्यू वाले दिन, हालांकि मैंने इंटरव्यू से पहले ही तुम्हारे मुतालिक सारी छानबीन कर ली थी। तुमने WHO के साथ बड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया। PD EPI डॉक्टर शम्सुल अंसारी ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की, और इसी बिना पर मैंने तुम्हें अपनी टीम का रुकन बनाया। उम्मीद है तुम यूनिसेफ में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाओगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया तो बोले, मियाँ शुक्रिया से काम नहीं चलता। तुम कराची के तीनों शहजादों डॉक्टर कमाल, मैं और डॉक्टर हुसैन यूनिसेफ की आमद पर दावत करना होगी, और दावत के दिन उन्होंने तय कर दिया। मुकर्रर दिन हम खाने का ऑर्डर दिया और ऑफिस में ज़बरदस्त दावत हुई, मगर हम जब मिल कर उसका बिल अदा करने की कोशिश करने लगे पता चला कि ये दावत आसिफ साहब की तरफ से थी। इस दावत के बाद वो हमसे इस तरह दर्जा घुल मिल गए कि दोस्तों की तरह मजाक और गपशप रहती। अमूमन कमरे में झांक कर कहते, यार इतनी संजीदगी से काम करना अच्छा नहीं है। फिर हम उनके साथ बाहर टेरेस में खड़े हो जाते। ऑफिस के सब लोग मिलकर खूब गप्पे लगाते। पता नहीं चला किस तरह 2 साल के अरसा गुजर गया। एक दिन वो मेरे पास आया और कहा, एक प्रोजेक्ट है जिसमें UNFPA की फंडिंग है, और मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर शेरशाह, उन्होंने मुझसे कहा कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास घड़ी और कैलेंडर ना हो, वो मेरे साथ मुझे दे दें, मेरे साथ काम अगर वो करना चाहे तो। आसिफ ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि कमाल उनके साथ पहले काम कर चुका है और वो इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं कर सकता, तुम कर लोगे काम उनके साथ। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूँ, और आपने मुझे अगर मशवरा दिया है तो मेरे लिए कोई बेहतर ही सोचा होगा। इस पर वो हंस पड़े और कहा, कमाल ने उनके साथ WRI प्रोग्राम में काम कर चुके हैं, तुम उनसे शेरशाह के काम का पूछ लेना, और अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो ज़रूर काम करो, काम करने में मज़ा आएगा। काम से न थकने वाला आदमी उनके साथ बहुत खुश रहता है। मैंने हामी भर ली और यूनिसेफ को खैराबाद कह के डॉक्टर शेरशाह के साथ फिस्टुला प्रोजेक्ट में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। ये 2008 की बात है, और आज बहुत माफ़ी चाहता हूँ, वो इशारा मुझे हुआ है कि 5 मिनट रह गए। अच्छा, बहुत मैं आपसे बहुत दसबस्ता माफ़ी। नहीं कुछ, और बहुत दिलचस्प चल रहा था सिलसिला। जब चाहते हैं राजा साहब भी कुछ सुना दें अपनी किताब से, तो फिर जल्दी से रैप अप करेंगे। राजा साहब अपनी किताब से कुछ सुनाइए। ये पब्लिश नहीं है, ये मेरी किताब से तो नहीं है, लेकिन एक तवील कहानी है। मैं सिर्फ कुछ इक़्तिबास ही सुनाऊँगा इसके। जी ज़रूर। 2 बहन भाई हैं जो कि ऑकविल कनाडा कराची से जा चुके हैं, और वो अपने मरहूम दादी, अम्मी और अब्बा के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो उसका एक हिस्सा है, कराची याद आता है तो दिल पर एक घटा सी छा जाती है। भाई दद्दा ने जो बताया था कि जब उस रात वो 1949 में कराची पहुँचे और वहाँ रिश्तेदार जो रहते थे सईद मंजिल पर, तो दद्दा को लगा था कि सईद मंजिल एक बहुत वसी इमारत होगी जिसमें हवेलियों की तरह कमरे होंगे। वो एक मतरूका फ्लैट था जिसमें रिश्तेदारों के 3 कुंबे थे। सब के सब मतरूका अमलाक ढूंढने के चक्कर में लगे थे। फिर जब वो अपनी अम्मी, अच्छा फिर मज़ीद जिक्र हो रहा है कि, और वो दद्दा के जो मुस्लिम लीगी रिश्तेदार थे वो बहुत खुश थे, बल्कि पूरा ख़ानदान उनका। बहुत जल्द मुलाजमतें और अच्छी मतरूका अमलाक मिल गई थी। अब देखो उनकी तीसरी नस्ल में कोई भी मुस्तकिल पाकिस्तान में नहीं, जो हैं वो डुअल नेशनल नीम हुकूमती इदारों के सरबराह हैं। और वो सब के सब वो ख़ानदान हैं जिन्होंने शादियाँ मोहब्बतों से नहीं बल्कि प्लानिंग करके की।
फिर अपनी अम्मी के मुतल्लिक बताती हैं, आपको दद्दा की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने पहली बार समंदर देखा था और दद्दा और हमारी परदादी को बुखार हो गया था, डर गई थी। अम्मा ने कितनी रिसर्च की थी, ख़ानदान और उस वक्त आने वाले 500 मर्द-ओ-ज़न से इंटरव्यू जैसा सवाल किया था और तकरीबन 90% लोगों ने कहा था कि उन्हें समंदर से डर लगा है। ये वो लोग थे जिनकी जाने कितनी पुश्तें दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों में फली फूली। अम्मा ने जो रिसर्च की थी वो उस डर की तह तक उतरती थी। ये सब समंदर से शायद इसलिए डरे थे कि उन्हें उनके घरों से उनकी मर्ज़ी के बग़ैर एक ऐसे शहर में दोबारा ज़िंदा होने को कहा गया था जिसका नाम भी उन्होंने नहीं सुना था। अगर उन्हें बम्बई ले जाया गया होता तो भी शायद ऐसा होता। तक़सीम हिंदुस्तान का अलमिया बहुत मुख्तलिफ है। इसमें बकौल अम्मा की रिसर्च अंग्रेज़ों और कांग्रेस के अंग्रेज़ी पुट्ठुओं की तजवीज़ को मुस्लिम लीग को ख्वाब बनाकर बेचा गया और इस ख्वाब को तकसीम के वक्त उन लोगों पर मुसल्लत किया गया जिन्हें ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान अगर बना तो उन्हें कहाँ रहना होगा। और जब अक्सर ने जाने से इनकार किया तो बल्वों ने और मुलाजमतों में तासुब ने एक अजीब बदबूदार फ़िज़ा पैदा की या करवाई गई। अब क्या तुम अम्मा की पूरी रिसर्च मुँह ज़बानी पढ़ोगी? इस रिसर्च को उनकी यूनिवर्सिटी के जमात इस्लामी के प्रोफेसर ने गटर में फेंक दिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या का नगमा उनकी सरबराही में मकबूल हुआ था। अम्मा के दीवाने हो जाने का एक सबब यह भी था कि वो अपनी और हमारी नस्लों में उस खौफ को चलते फिरते जागते सोखते देखती थी। रिसर्च जब उनके दिमाग में जलती थी, कहती थी किसी भी यूपी, सीपी, बिहार, दक्कन वाले की आल औलाद की तन्हाई देखो, चाहे अपने फील्ड के तुर्रम खां हों या बेहतरीन फ़नकार, अंदर से हर वक्त खौफज़दा और एहसास कमतरी और बरतरी के गर्म तवे पर जलते, कभी इस शनाख्त से खुश और कभी इस शनाख्त से नाराज़। खैर बहुत तवील है तो जल्दी अफजाल साहब, बस शायरों पर बात रह गई, फिर हम बात ख़त्म करते हैं। ये कराची शायरों पर थोड़ी सी जी। तो शायरी अभी रसा साहब के आपने शेर सुनाया, और लेकिन कराची में मैं दो शायरों का नाम लूँगा। एक बड़ी मशहूर, अब तो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, मसनवी शायर कराची, जो शबनम रवानवी साहब की एक मसनवी है। फिर 1995 में जो कराची पर दौर गुज़रा, उसमें ज़ीशान साहिल ने बहुत सारी नज़में लिखी जो कि एक पूरे मजमूए की शक्ल में कराची और दूसरी नज़मों में है। तो उसकी अहमियत इस लिहाज से मुझे एक जगह और नज़र आई कि वो जो किताब है कराची लॉरियन गैर की रिसर्च, जी जी जी, तो वो शुरू यानी होती है ज़ीशान की एक नज़म से, एक दिन उसके तर्जुमे से। फिर और बहुत सारे शायरों ने लिखा। अब तनवीर अंजुम यहाँ बैठी हुई हैं, बस उनकी नज़में जो कराची से मुतल्लिक़ हैं। एक नज़म का उन्वान क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद और कोरंगी है। वक्त नहीं वरना मैं शायद ये नज़म पढ़ के सुना देता। तो कराची पर तो नज़में बहुत लिखी गई हैं। मैं सिर्फ इसको ख़त्म करते हुए एक बात मेरे जहन में आई, तो वो इस नज़म से अलग है। अभी मैं सोच रहा था कि अगर मैं कुछ लिखूं कराची पर, यहीं बिल्कुल ताज़ा, तो एक जगह में एक लेक्चर सुन रहा था, तो कराची की तारीख़ से एक बात मुझे मालूम हुई जो दिलचस्पी अब मैं कहूँगा कि आपने ओपियम वॉर सुनी होगी, और जो कि हिंदुस्तान से चाइना भेजी जाती थी, तो पूरी तारीख़ उससे दुनिया की बदली है। तो वो बरतानवी पैदा तो वो यूपी के मशरक़ी यूपी के इलाक़ों से होती थी, लेकिन वो जो बरामद की जाती थी वो हिंदुस्तान की किसी मारूफ़ या मसरूफ़ बंदरगाह से वो बरामद नहीं करना चाहते थे, एक तरीक़े से वो खुफिया तौर पर। तो वो बरामदात जो उनकी चीन में गई हैं वो कराची से गई हैं। ये एक तारीख़ का हमारा एक पहलू है। तो इस पर नावल भी लिखा जा सकता है, इस पर शायरी भी की जा सकती है, और ये तारीख़ से इसका एक नया रिश्ता हम कराची से, जो कि मुहक़्क़ीन को तो शायद मालूम है लेकिन आम लोगों को नहीं मालूम। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि ये किताब जो है, इस किताब पे एक टाइटल है, ये आप सब देख रहे होंगे। ये टाइटल
मेरे कैमाड़ी जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ जिसके मुतालिक की किताब, वहाँ की बंदरगाह का है। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, डॉक्टर खालिद पराचा, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वाटर कलर में काम करते हैं और ये उनका बनाया हुआ है और मैं उनका अच्छा मौजूद हैं, इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। इन्होंने मेरे बचपन को ज़िंदा किया इस टाइटल के ज़रिए और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इसलिए ये बस शुक्रिया इनका अदा करना था। ये मौजूद हैं तो मैंने कहा ये ज़रूर बता दूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप सबकी तवज्जो का शुक्रिया। थैंक यू। क्या वो कह रहे हैं वक्त आपका, चले पूछ। सवाल मुझे इशारा हो रहा है, वक्त खत्म हो गया। सवाल तो पूछ रहे हैं मैं कर, अच्छा आप जीत गई। अच्छा भाई जी, इरशाद सलमान 15 मिनट है अभी। नहीं, मुझे सिर्फ पॉइंट आउट किया उन्होंने। ओके सर, ओके 15 मिनट है। चलिए प्लीज जी, इनाम साहब माइक दे दें, माइक दे दें। 15 मिनट है भाई। अच्छा मुझे वहाँ जब प्लेकार्ड दिखा रहा था। देखिए, सवाल के बजाय मैं सिर्फ अफजाल साहब से ये फरमाइश ही करूँगा कि डॉक्टर तनवीर अंजुम की वो नज़्म हमें अगर सुना दें ताकि शायरी का हिस्सा भी हो रहा, अगर हमारे पास वक्त है। नहीं मेरे मैं कुछ लाया था कि अगर नज़में पढ़नी हो तो कुछ लोगों की नज़में जमा करके, लेकिन चलिए पढ़ लो। इस दौरान वो नज़्म तलाश करने, आप कोई और सवाल लेना है? जी फरमाइए। जी इरशाद। सवाल क्या कि इन्होंने बहुत सारे सामीन को पता ना जी बताएं। और ये रोज़ाना जो है हम उनके साथ उठते बैठते हैं और उनके साथ एक तरह से हसद भी रखते हैं कि हसद करते हैं इनसे कि हम तो हैं कहने को दिल्ली वाले, लेकिन उर्दू ये बोलते हैं और ये हमको रोज़ाना सिखाते हैं। तो मेरा इनसे ये है कि हमें थोड़ा सा बताएं कि इन्होंने उर्दू सीखी कहाँ से, बताइए भाई, और कैसे सीखी। मुश्किल सवाल कर दिया भाई बहुत मुश्किल सवाल कर। शौक था, अच्छा हमेशा से शौक था। उस्ताद हमेशा मुश्किल सवाल करते हैं। हाँ जी हाँ, शौक था पढ़ने का, उर्दू का, लिखने का। मैं डायरी 8 क्लास से लिख रहा हूँ उर्दू में, डायरी लिखने का शौक था। बाकी हैंड राइटिंग अच्छी करने का शौक था तो तख्ती लिखता था। और ये ताहौर साहब से ही बड़े खिलाफ थे इसके कि तुमने क्या पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ के लोगों की चिट्ठियाँ लिखनी है, डॉक्टर बनना है ये हैंड राइटिंग छोड़ दो। तो शौक था एक, बस और पता नहीं मुझे इसका कोई इतना। सर कराची के हवाले से जी, उमूमन जो शहर हैं वो या तो इमारतों से या तारीख से पहचाने जाते हैं। जी जी। अगर कहा जाए तो क्या कराची लोगों की कहानियाँ हैं? जिस तरह अब ड्रामा होता था रेडियो पाकिस्तान से हामिद मियाँ के यहाँ, और टीवी के भी बहुत सारे ड्रामे थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि कराची लोगों की कहानियाँ थी? बिकॉज यहाँ लोग हिजरत करके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से आए बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी आए, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ मुआशरा अफराद से ही बनता है। ये इमारतें खुद नहीं बोलती, ये इमारतें अफराद ही बनाते हैं। तो सारा सब तो लोग ही हैं, चाहे वो KPK से आए हों, चाहे वो दिल्ली से आए हों, चाहे वो बिहार से आए हों। ये आके एक मल्टी कल्चरल किस्म की हमारा ये कराची बना और बहुत अच्छा था। और वक्त के साथ हर जगह तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ लोग आए, अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए। कोई कलाशनकोफ कल्चर ले आया, कोई हीरोइन कल्चर ले आया, कोई तालीम का कल्चर ले आया। तो जब सब चीज़ें मिलती हैं तो फिर उसके बाद एक इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। तो ये तो है, कहानियाँ तो अफराद से ही हैं, अफराद से ही मुआशरा है, अफराद से ही कराची है। सर कुछ कह रहे थे? मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो भी किरदार हैं इसमें वो सारे के सारे इन्होंने ज़िंदा कर दिए हैं। वो किताब पढ़ने से अंदाज़ा होगा। लेकिन खालिद साहब ने उर्दू के बारे में जो सवाल किया है उसमें मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे एक सिंधी दोस्त हैं, उनसे कोई बहस हो गई इनकी गालिब के ऊपर। उन्होंने बोला कि यार आप सिंधी हैं, आपको गालिब के बारे में क्या पता? तो उन्होंने फरमाया कि आप पठान हैं, आपको गालिब के बारे में क्या पता, आप बकवास ना करें। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप बताएं गालिब के बारे में। तो उन्होंने 2-3 लाइन बोला, तो उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ गालिब के बारे में। आप ज़रा बता दें क्या कहा आपने गालिब के बारे में और आपकी उर्दू कहाँ से आई? सर ये सवाल आपने कहा से अच्छा बहरहाल
अब आपने कह दिया तो मैं सुना देता हूँ। आप अपनी नज़्म जी, तो गालिब के मुतालिक मैंने उन्हें कहा कि गालिब के बारे में आपको बताता हूँ कि खालिक के कायनात ने तख्लीक इंसानी में अहम किरदार अदा किया। किसी को दिल जौहर व शनास दिया, किसी को दिमाग व हवास दिया। कोई मजमूआ शुक्र व यास था, कोई पैकर व हसत व यास था। कुछ किस्से में गुंचाए गुल दिए, कुछ किस्से में फ़कत नालाए बुलबुल दिए। ऐसे लोग कम ही हैं जिसे कसाम रज़ल ने गुंचाए गुल भी दिए, नालाए बुलबुल भी दिए, सदाए मैना कुलकुल भी दिए। ऐसे ही मुनफरिद लोगों में गालिब का शुमार होता है, जिनकी ज़िंदगी वज़ादारी का पैमाना थी, खुदी और खुददारी का मैखाना थी। गालिब का 5 बरस का सन था और यतीमी का रहन था। चचा ने उनको पाला, वो भी चल बसे। जब होश संभाला अपनी किश्ती को बहरे हवादिस में डाला। जागीर भी ज़ब्त हुई, अकल भी खब्स हुई, पेंशन भी बंद हुई, लेकिन वज़ादारी में कोई फ़र्क ना आया। हमेशा यारबाशी से लुत्फ़ उठाया। बिला नोश और सख्त कोश थे, मेना वो सागर के हल्का गोश्त थे। ज़िंदगी भर पीते रहे शराब और शराबी के सारे जीते रहे। फिर भी यही ख्याल था, मैं से गरज निशाते किसरू सिया को यज्ञो नबी खुदी मुझे दिन रात चाहिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मैंने इंटर में याद किया था गालिब पे। अरे सर, ये मेरा महल तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन आपका सवाल बहुत है। मैं, आपका नाम क्या है सर? नुसरत काज़ी साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया। ये मेरी एक राय है, हालांकि मैं मॉडरेटर हूँ, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने कराची में लिखा है थोड़ा सा। मेरा ख्याल ये है कि जो प्री पार्टीशन कराची है ना, पार्टीशन से पहले का, जिसे अंग्रेज़ों ने बतौर शहर तामीर किया, उसके बारे में अदब नहीं है, और वो बहुत अहम है उसके बारे में अदब का आना। उस दौर की कहानी, उस दौर के किरदार, उस दौर की इमारतें तो तभी बनी है ना। ये इस पर किसी की तवज्जो नहीं। जी अफजाल साहब मिली? हाँ, वो नज़्म मिल गई कि इसका उन्वान है क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद और कोरंगी। क्लिफ्टन में ज़मीन की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। नाज़िमाबाद में लोगों को अंदेशा है मकानों की एक हद पर रुकी कीमतें कहीं गिर न जाएं। कोरंगी में लोग मर रहे हैं। नाज़िमाबाद वाले, क्लिफ्टन वाले नाज़िमाबाद और कोरंगी की कहानियाँ नहीं जानते। नाज़िमाबाद वाले क्लिफ्टन की कहानी जानते हैं और इस बात पर जुज़बुज़ और परेशान होते हैं कि क्लिफ्टन वाले कोरंगी के साथ नाज़िमाबाद को भी ख़तरनाक क्यों समझते हैं। कोरंगी वाले सब कुछ जानते हैं और ये भी कि उनकी अपनी कहानियाँ सुनाना तकरीबन नामुमकिन है। कोरंगी से शहरजाद कहानियाँ लेके आती है जिनसे ये वजाहत नहीं हो पाती कि कोरंगी और दूसरे इलाक़ों के बीच में इक्का दुक्का कांटों भरी झाड़ियों वाला बहुत बड़ा बंजर मैदान क्यों रखा गया है, जिसमें फायरिंग के दौरान अगर कोई फंस जाए तो बंदूकें लाजमन उसे ढूंढ लेंगी। नाज़िमाबाद वाले अक्सर अपनी सेकंड हैंड गाड़ियों में क्लिफ्टन की सड़कों पर दौड़ते नज़र आते हैं। बेशुमार स्टेट एजेंसियों में से किसी एक के ऑफिस के सामने सोच में पड़ जाते हैं। क्लिफ्टन वालों को इनकी गाड़ियाँ अजीब सी लगती। कोरंगी की शहरजाद कहानी सुनाती है। सिर्फ 25,000 में पुलिस की कैद में से 7 बच्चों के सरपरस्त रंगरेज़ की दुकान में काम करने वाले शहरियार उर्फ शहजादा को ख़रीदा जा सकता है 25,000 रुपये में। हर रोज़ अहम है। शहरियार का एक बाजू तोड़ा जा चुका है सिर्फ 25,000 रुपये में। क्लिफ्टन में 2 गज ज़मीन मिल सकती है। नाज़िमाबाद वाले सोच में पड़ जाते हैं। शहजादा शहरियार को बचाना कभी बहुत आसान लगता है और कभी बहुत मुश्किल। बस बहुत मुख्तसर सा सवाल भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी नहीं, उर्दू कराची की कहानियों और नज़मों के हवाले से मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरे इल्म में नहीं है, क्या पता ऐसा हो, लेकिन कराची पे जो कुछ लिखा गया है, जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी दिल्ली से डिफेंस, बहुत ज़बरदस्त हिजरत की कहानी है उसमें भी। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे सामने नहीं हैं। तो कोई हम में से ऐसा, आप माशाल्लाह जिस मनसब पर हैं आप सब लोग, ऐसी कोई कोशिश हम कर सकते हैं कि कराची से मुताल्लिक़ जो अदब है उसको इकट्ठा किया जा सके, जैसे पाकिस्तानी कहानी। अभी अफजाल साहब बता रहे थे ना, अजमल कमाल एक साहब हैं जो सिटी प्रेस उनका इदारा है, वो कराची पे बहुत सारी किताबें इस तरह की छाप चुके हैं। आप वो हासिल कीजिए उनसे, और इस तरह की किताबें आपको और भी मिल जाएंगी।
और कुछ चीज़ें तो मख्फी रहती हैं, कुछ बाद में सामने आती हैं। ऐसा नहीं है, कराची में बहुत लिखा जा रहा है। मतलब उसके लिए अलग से हम जाके मालूमात कर सकते हैं और ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी अफजाल साहब कुछ कह रहे हैं? जी क्या कह रही हैं? कुछ कहानियाँ, कुछ अदीब जो नई सामने आ, कराची से मुतालिक अलग कोई कंपाइलेशन वगैरह है कि सारी कराची की नज़में और किताबें हमें कहीं से मिल सकें? रेजी में किया था, उसका मुझे उन्वान नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें कराची से मुतालिक मुख्तलिफ इंग्लिश में जो लिखा गया था, उर्दू में है, वो भी मुरतब यानी तर्जुमे के साथ आसिफ फर्रुखी साहब ने, और लोग भी कर रहे हैं। यानी अगर आप तलाश करें मुख्तलिफ जो पब्लिशर्स हैं तो उनके पास इस तरह की किताबें मिल जाएंगी, फहरिस्त मिल जाएगी। कराची में बहुत कुछ लिखा गया है और जाहिर है कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, आप जमा करते रहेंगे। अभी अगर आप पढ़ना चाहें, मैं एक नावल, एक तो दो नाम भूल गया, एक तो कुर्रतुल हैदर ने बहुत लिखा है, जो कराची हाउसिंग सोसाइटी उनका एक नावल है जो पूरा कराची में बेस है। आग के दरिया में कराची कई जगह नज़र आता है, सीता हरन में कराची है। और इसके अलावा अभी 1-2 साल पहले उस्मान जामई साहब ने एक नावल लिखा है, सरसैयद 47 सेक्टर इंचार्ज। तो वो कराची के बहुत ऑर्गेनाइजर ख़तरनाक हालात के बारे में बहुत बेबाकी से एक हिम्मत करके एक नावल है, अब उसे ही पढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। ये एक अनाउंसमेंट है, मैं खुद ही कर रहा हूँ अपनी किताब का। सफ़र जारी रहे। कल पीर शाम 4 बजे PMA हाउस में इसकी इनॉग्रेशन वो है, लॉन्चिंग सेरेमनी है। आप में से जो लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत आपकी तवज्जो का शुक्रिया। दिन